Welcome again. It's our fourth video on metal and non-metal. In this video, basically we discussed about metallurgy. जो भी होता है वो रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिव होने के कारण वो फ्री स्टेट में हमको नहीं मिल सकता है। तो जो भी मेटल्स होते हैं वो सभी कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। वो या तो हैलाइड के फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं, सल्फेट के रूप में मिलते हैं, हैलाइड्स के रूप में मिलते हैं, ऑक्साइड्स के रूप में मिलते हैं। तो जो भी मेटल होता है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन करता है जो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी इटसेल्फ ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो कभी फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में हमको नहीं मिलता है। हम कुछ एक ऐसे मेटल्स हैं जो हमें नेटिव स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है। तो ये सभी कुछ एक नेटिव स्टेट में हमको मिलते हैं। इसका कारण है कि नोबल मेटल है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। अदरवाइज जितने भी मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो अपने कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स के रूप में मिलते हैं। मेटलर्जी के बारे में 6500 ईयर्स बैक से ही हमें जानकारी थी, यानी हमारे मेटल का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मेटल 6500 साल पहले से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म में। तो स्टार्टिंग का जो दौर था उस समय हम लोग सारे नेटिव मेटल का ही इस्तेमाल होता था, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम। तो इस तरह के मेटल को शुरुआती दौर में एक्सट्रैक्ट किया जाता था। उसके बाद कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया गया है। समय बीतता गया और फिर धीरे धीरे लोगों ने आयरन को डिस्कवर्ड किया। और जब भी एक नया धातु, एक नया मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता था, तो वो समुदाय या वो समूह, मानव समूह जो कि उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करता था, वो कहीं ना कहीं जो बाकी के मानव समूह होते थे उनसे वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले थे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी ये डिसाइड करती थी कि वो कौन से नए नए मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और वही मेटल उनके युद्ध कौशल को भी निर्धारित करता था। क्योंकि एक समय रहा जबकि स्टोन एज था, स्टोन एज के बाद गोल्ड का टाइम आता है, फिर अलग अलग मेटल्स आते हैं जो सॉफ्ट मेटल थे और ऐसे मेटल थे जिनको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। मरकरी को एक्सट्रैक्ट किया गया था, लेकिन कॉपर को हमने एक्सट्रैक्ट किया था, लेकिन ये सारे मेटल का बड़े बड़े अस्त्र बनाने में, यानी जो भी हम यूज करते हैं वॉर के लिए, उनको बनाना मुश्किल था। तो उस समय में जिस समुदाय विशेष ने या जिस ग्रुप ने सबसे पहले आयरन को एक्सट्रैक्ट किया और आयरन को निकाला, वो उन लोगों से ज़्यादा डेवलप्ड लोग थे, क्योंकि उन्होंने एक नए मेटल को एक्सट्रैक्ट किया था जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मेटलर्जी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी बेसिकली डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड देयर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड्स। सो मेटलर्जी हमारा एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के रूप में है, जिसमें कि हम मेटल के ऑल फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, या फिर इनके बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस के प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि जब तक इनके बनने वाले हम कॉम्प्लेक्स को के प्रॉपर्टीज को हम स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम उस कॉम्प्लेक्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम कर सकते हैं कि कोई भी मेटल के कॉम्प्लेक्स से मेटल को जो निकालने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारा मेटलर्जी प्रोसेस का। अलग अलग ह्यूमन सिविलाइजेशंस जैसे कि इजिप्ट की सभ्यताएं थी, इन सभी ने 6500 ईयर्स बैक से ही मेटल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और ये मेटल वैसे मेटल्स का हम इस्तेमाल करते थे जो कि नेटिव स्टेट में मिलते थे, या फिर इनके कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही वीक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और इनको आप इजी वे में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जब भी हम मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे मेटल को हम किसी एक प्रोसेस से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है उस मेटल के रिएक्टिविटी के ऊपर। अगर एक मेटल हायर रिएक्टिव मेटल है और वो अपने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अगर मिल रहा है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं। लेकिन फिर कुछ एक ऐसे भी मेटल हैं जो कि मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट यानी मिडिल रिएक्टिव वाले। तो वैसे एलिमेंट्स जो कि मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू हम प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली कार्बन होता है, और इस प्रोसेस को आप स्मेल्टिंग प्रोसेस के नाम से जानते हो, जहां पर कि आप ओर को कार्बन के साथ मिक्स करते हो और आप हाई टेम्परेचर पे एक फर्नेस के अंदर आप उसको हीट करते हो अप टू देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट पे जब आप उस मेटल के ओर को जब आप हीट करते हो कार्बन के साथ, तो वो कार्बन के कारण वो रिड्यूस्ड हो जाता है और एक मेटल मिलता है। ये सेकंड प्रोसेस है।
थर्ड प्रोसेस आता है जो कि हम लोअर रिएक्टिव मेटल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लोअर रिएक्टिव मेटल के ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपल हीटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो लोअर रिएक्टिव मेटल है तो वो जो भी कॉम्प्लेक्स बनाया होगा ऑक्सीजन के साथ या किसी अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स एक वीक बॉन्डिंग फॉर्म किया होगा। तो आप अगर नॉर्मली अगर उसको हीट एनर्जी भी अगर सप्लाई दे रहे हैं तो वैसे केस में वो ऑक्सीजन या फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो कि उस मेटल के साथ अटैच है वो रिमूव हो जाएगा, वो हट जाएगा। जैसे मरकरी के साथ होता है, HgO के फॉर्म में मिलता है आपका सिनेबार। जब आप इसको हीट करते हो तो डायरेक्ट मरकरी हमारा अलग हो जाता है और जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाता है। तो ये तीसरा मेथड है। चौथा मेथड भी एक इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि हम एक हायर रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल करते हैं और उसके हेल्प से एक उससे कम रिएक्टिव मेटल के कॉम्प्लेक्स में से उस कम रिएक्टिव मेटल को ऑब्टेन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कम रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल का जो हमारा ऑक्साइड है या फिर वो कोई भी अगर कार्बोनेट है या नाइट्रेट है, कोई भी अगर वो एक सॉल्ट है, तो आप उसको एक हायर रिएक्टिव मेटल के साथ आप रिएक्ट कराते हो। इससे क्या होता है कि वो हायर रिएक्टिव मेटल अपना सॉल्ट बना लेता है और उस लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस्ड कर देता है, जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा। ऑल केमिकल कॉम्प्लेक्सेस और मिक्सचर व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग आर नोन एज मिनरल्स। तो आप माइनिंग के थ्रू आप जो भी केमिकल कंपाउंड्स, जो भी मिनरल्स, जो भी कॉम्प्लेक्सेस को आप एक्सट्रैक्ट करते हो माइनिंग के थ्रू, उसको हम मिनरल बोलते हैं। लेकिन उस मिनरल से अगर हम लो कॉस्ट में इकोनॉमिकली अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट अगर कर पा रहे हैं तभी वो और होगा। यानी मिनरल्स वो सारे कॉम्प्लेक्सेस, उन सारे कंपाउंड्स, उन सारे सॉल्ट को हम मिनरल बोलते हैं जिनको कि हम अर्थ क्रस्ट से माइनिंग के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन उन सारे मिनरल्स को हम ओर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ओर सिर्फ वही मिनरल्स होते हैं जिनसे कि हम इकोनॉमिकली मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। So all minerals are not ore, but all ores are must be a type of mineral. तो यहाँ पे हम लोगों का जो मेटलर्जी प्रोसेस है इसमें हम लोग पहले माइनिंग से हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उन मिनरल्स में ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मिनरल हमारा ओर हो सकता है। ओर वही होगा जिसमें कि मेटल का अमाउंट या मेटल का परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू द अदर्स। तो उन बाकी के कंपैरिजन में उस ओर में या उस मिनरल में अगर मेटल का परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो इकोनॉमिकली हम प्रॉफिट लेकर के हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और वैसे जो मिनरल्स होंगे उनको हम ओर बोलते हैं। इन ओर को भी हम जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है वो होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का। मतलब हम ओर को पहले पाउडर के फॉर्म में हम क्रश करते हैं, चाहे वो कोई भी ओर हो। आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करो, कॉपर को करो, जिंक को करो, मरकरी को करो, आप किसी भी मेटल को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो इन सारे प्रोसेसेस को हमको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमको यूज करना है। जैसे फर्स्ट हम लोगों ने कहा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो हम लोगों को पहले कोई भी ओर जो कि माइनिंग के थ्रू हमने मिनरल्स निकाला है, हमने डिसाइड किया कि हाँ ये ओर है, तो हम जाकर के उसका पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं। यानी आप उसको डस्ट पाउडर के फॉर्म में कर देते हो। उसके बाद उसको वॉश किया जाता है। वॉश करने से जितने भी उसमें वॉशेबल इंप्योरिटीज होती है वो सभी वॉश होके खत्म हो जाती हैं। फिर आता है सेकंड मेथड जिसको कि हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज आल्सो वन टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसीड्यूर, जहां पे कि हम अलग-अलग मेटल को कंसंट्रेट करके प्योर ओर ऑब्टेन करते हैं। यानी हमारा जो ओर होता है, जो कि पहले हमारा ओर था, उसमें कई इंप्योरिटीज होती हैं। उन सारे इंप्योरिटीज को रिमूव करके हम प्योर ओर को ऑब्टेन करते हैं कंसंट्रेशन मेथड से। तो कंसंट्रेशन मेथड कई टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन मेथड्स होते हैं। कुछ एक हम ओर को ग्रेविटी के थ्रू हम उसको कंसंट्रेट कर लेते हैं, तो कुछ के लिए हम क्रॉस फ्लोटेशन प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ में मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस ओर के नेचर के ऊपर। अगर कोई ओर है और उसमें जो इंप्योरिटीज है वो मैग्नेटिक नेचर की है, तो वैसे केस में हम मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आसानी से उस मेटल के ओर के इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है। या फिर अगर ऐसा हो कि हमारा ओर जो यानी हमारा जो मेटल हो वो नॉन मेटालिक नेचर का हो और जो उसमें इंप्योरिटीज हो वो मेटालिक हो, वैसे केस में भी हम मेटालिक सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि इंप्योरिटीज जो कि मेटालिक नेचर की होंगी उनको हम बाहर कर देंगे। दूसरा आता है हमारा क्रॉस फ्लोटेशन मेथड। क्रॉस फ्लोटेशन मेथड यानी फ्लेम उत्प्लावन विधि, ये बेसिकली सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये उन सारे ओर में एप्लीकेबल होगा जो कि लाइटर वेट की होती हैं।
तो वैसे और ज्यादातर सल्फाइड और होता है क्योंकि लाइटर वेट वाली होती है, हल्की होती है। तो जैसे ही आप इसको पाइन के ऑयल को वाटर में डिसॉल्व करके और आप पूरा अगर फेन यानी झाग अगर आप तैयार कर दो और उसमें अगर ओर को डालते हैं तो चूंकि ओर वो हल्का होता है तो वो उस फ्रॉथ यानी फेन के साथ यानी झाग के साथ ऊपर आ जाता है सरफेस पे, और जो हैवी मेटल इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारे के सारे नीचे सेटल डाउन कर जाती हैं। तो इस मेथड से भी हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। और भी कई डिफरेंट मेथड्स हैं कंसंट्रेशन के लिए, यानी ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है ये डिपेंड करता है उस मेटल के नेचर के ऊपर, उस ओर के नेचर के ऊपर, और उसके नेचर के अकॉर्डिंग टू अलग अलग टाइप ऑफ कंसंट्रेशन मेथड यूज किया जाता है। जब हम एक ओर को पूरी तरह से कंसंट्रेट कर लेते हैं, यानी एक इम्प्योर ओर से हमने एक प्योर ओर को ऑब्टेन कर लिया, अब उस ओर को फाइनली हमारा काम होता है ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, क्योंकि वो ओर नाइट्रेट के फॉर्म में हो सकता है, वो सल्फेट के फॉर्म में हो सकता है, सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, एंड अदर किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अगर उससे अगर हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो फाइनली हम क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, मतलब उस ओर का ऑक्साइड बनाया जाता है। वो कार्बोनेट है हम फिर भी ऑक्साइड बनाएंगे, वो अगर हाइड्रो ऑक्साइड है हम फिर भी उसका ऑक्साइड बनाएंगे, यानी वो किसी भी तरह का ओर है, अगर वो सल्फाइड है हम फिर भी उसका ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम काम करते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन। ये ऑक्साइड फॉर्मेशन बेसिकली दो तरह से किया जा सकता है, because there are two ways to convert one ore into their oxide, and these are roasting and calcination. It's also depend upon nature of ore. अगर आपके पास अगर कोई ऐसा ओर है जिसके पास की ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जैसे वो सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर है तो वहां पे हमारा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, तो हम रोस्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यानी रोस्टिंग वाले में आप ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो के टेम्परेचर पे आप हीट करते हो और ऑक्सीजन का वहां पे सप्लाई दिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं अगर कॉपर के सल्फाइड की अगर मैं बात करता हूं तो कॉपर सल्फाइड CuS के फॉर्म में हमको मिलता है, और इस CuS को अगर ऑक्सीजन के सप्लाई में अगर हीट किया जाए बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, तो ये क्या होगा, ये कॉपर का ऑक्साइड देगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये सल्फाइड ओर है ये ऑक्साइड ओर यानी कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे ही कैल्सिनेशन प्रोसेस वैसे ओर के लिए इस्तेमाल किया था कि कैल्सिनेशन का भी काम वही है कि आप यहाँ पे ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो कैल्सिनेशन होता है ये वैसे ओर में इस्तेमाल होता है जिसमें ऑक्सीजन पहले से अवेलेबल हो। अगर पहले से अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो हमको फिर उसमें एडिशनल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये ज्यादातर नाइट्रेट और कार्बोनेट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हाई टेम्परेचर पे जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो हमारा ये कार्बोनेट ओर है ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो रहा है, और ये प्रोसेस जो हमने यूज किया है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का वो है हमारा कैल्सिनेशन प्रोसेस। यानी हम एक ओर को पहले प्रेसिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, देन उसका कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ ओर, देन उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन किया जाता है। ऑक्साइड फॉर्मेशन बेसिकली हम रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन मेथड से करते हैं। रोस्टिंग मेथड हम वहां यूज करते हैं जहां पर कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो, और कैल्सिनेशन प्रोसेस वहां पे यूज किया जाता है जहां पे पहले से ही ओर में ऑक्सीजन अवेलेबल हो। इसीलिए ये जो कैल्सिनेशन होता है ये लिटिल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ एयर में किया जाता है। वहीं पे जो रोस्टिंग होता है ये हाई टेम्परेचर विद फ्लो ऑफ एयर के साथ किया जाता है। यहाँ पे आप यानी रोस्टिंग के केस में एयर के सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, इससे अदर ओर जो कि ऑक्साइड नहीं है वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार जब ओर का ऑक्साइड बन जाता है तो उसके बाद शुरू होता है उसका रिडक्शन, और ये रिडक्शन डिपेंड करता है उस मेटल के रिएक्टिविटी के ऊपर। अगर एक मेटल अगर हाईयर रिएक्टिव मेटल अगर है और वो अगर अपने ऑक्साइड के फॉर्म में है तो वैसे केस में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू उसका रिडक्शन करते हैं और प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। वहीं पे अगर मॉडरेट रिएक्टिव अगर कोई मेटल है जैसा कि हमारा जिंक है, जैसा हमारा आयरन है, तो इस तरह के अगर कोई भी अगर मॉडरेट रिएक्टिव अगर मेटल है जिसका ऑक्साइड है हमारे पास, तो उसका रिडक्शन करने के लिए हम एक रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट मेटलर्जी प्रोसेस के लिए कार्बन को माना जाता है, यानी कोल को, क्योंकि ये चीप होता है, सस्ता होता है। मैं आपको भी दिखाऊंगा रिएक्शंस में कि हम कार्बन की जगह अदर मेटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिडक्शन के लिए, लेकिन वो प्रोसेस कॉस्टली होगा, महंगा हो जाएगा हमारा।
वहीं पे वैसे मेटल जिनकी की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, मरकरी, प्लैटिनम इस टाइप के या गोल्ड, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वो बहुत ही वीक कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी उन मेटल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्डिंग या मेटल और कार्बोनेट के बीच का बॉन्डिंग, मेटल और नाइट्रेट के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो वीक बॉन्डिंग होता है। तो जैसे ही आप उसको हीट एनर्जी सप्लाई देते हो वो क्या होता है कि मेटल अलग हो जाता है और वो जो हैलाइड या फिर जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो रिमूव हो जाते हैं। इस तरह से प्योर मेटल बनता है। शुरुआती दौर में आज से 6500-7000 साल पहले जिनका कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस अवेलेबल हैं, उस टाइम पे जो भी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता था वो थर्ड वाले प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ऐसे मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है और इनका इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स बनाने यानी गहनों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, जिसके कारण वो मेटल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कोरिजन नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होता है वैसे मेटल्स पे। और उस तरह के मेटल्स के ऑक्साइड को हम रिड्यूस करने के लिए डायरेक्ट हीटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आयरन के एक्सट्रैक्शन में बेसिकली वात्या भट्ठी अर्थात ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस एक बड़ी सी एक भट्ठी होती है, जैसा कि आप तो उस भट्ठी में क्या करते हो कि ऊपर से हम ओर एंड कोक के मिक्सचर को अंदर डाला जाता है, तो वहां पर कुछ एक बेसिक रिएक्शंस होते हैं उस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, जिससे कि हमारा फाइनली आयरन एक्सट्रैक्ट होता है। इसमें जो हमारा आयरन ओर होता है ये Fe2O3 हेमेटाइट के फॉर्म में मिलता है। तो ये हेमेटाइट सबसे पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। Fe3O4 इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड FeO। सो अब ये जो Fe3O4 है हमारा वो अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस्ड होता है एंड FeO में कन्वर्ट हो जाता है इधर। और इसी में हम लोग क्या करते हैं कि जो आयरन ऑक्साइड है उसको अगर फिर से अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो आयरन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। एक्चुअली उस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जब हम कार्बन को डालते हैं तो वो कार्बन पहले आयरन ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड उस आयरन ऑक्साइड को फर्दर रिड्यूस करने का काम करता है। यहाँ पे जो कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो कि इस टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होती हैं, तो उनके लिए एक अलग से एडिशनल सब्सटेंस हम मिलाते हैं जिसको कि हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स एक्चुअली डिपेंड करता है फ्लक्स का नेचर कि वो या तो एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक हो सकता है। तो अगर हमारा अगर हमारा इम्प्योरिटीज अगर एसिडिक अगर है तो वैसे केस में हम बेसिक फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा इम्प्योरिटीज अगर बेसिक है तो वैसे केस में हम एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्लक्स एक एडिशनल सब्सटेंस है जो मेटलर्जी प्रोसेस के दौरान आप उसमें डालते हो ताकि वो वैसे इम्प्योरिटीज जो कि मेल्ट नहीं हो रही हैं वो भी उस फ्लक्स के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर ले जिसको कि हम बाहर हटा देंगे, और वैसे सब्सटेंसेस को हम स्लैग यानी धातु मल के नाम से जानते हैं। तो जो आयरन का ऑक्साइड होता है इसमें भी सिलिकॉन ऑक्साइड जैसे इम्प्योरिटीज अवेलेबल होते हैं। तो चूंकि हमारा सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होता है यानी SiO2 ये चूंकि एसिडिक नेचर का होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक फ्लक्स कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे कि कैल्शियम सिलिकेट यानी स्लैग धातु मल बनकर के बाहर आ जाता है, जो कि मोल्टेन आयरन के ऊपर वो तैरता रहता है हल्का होने के कारण, जिसको कि हम बाद में फिर सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा और भी हमारा हो सकता है जिसके अंदर की CaO ही इम्प्योरिटीज के रूप में हो, तो वैसे केस में हम SiO2 का इस्तेमाल फ्लक्स के रूप में कर लेंगे, क्योंकि CaO हमारा बेसिक नेचर का है, तो SiO2 एसिडिक फ्लक्स के रूप में यहाँ पे यूज होगा, और इससे एक स्लैग यानी CaSiO3 का फॉर्मेशन होगा जो कि मोल्टेन मेटल के सरफेस के ऊपर तैरता रहता है, जिसको कि हम बाद में फिर हटा देते हैं, अलग कर देते हैं। एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन को बेसिकली हम एल्यूमिना से करते हैं। एल्यूमिना इट मींस Al2O3, बट जो माइनिंग के थ्रू जो एल्यूमिना ऑब्टेन किया जाता है Al2O3 उसमें कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इसका भी वो सारा प्रोसेस जो कि हमने मेटलर्जी के लिए हमने देखा है कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करना है, कंसंट्रेशन करना है, ऑक्साइड फॉर्मेशन, वो सारा स्टेप बाय स्टेप इसमें भी होगा।
तो जब हम एल्यूमिना की जब हम बात कर रहे थे तो एल्यूमिना Al2O3 बेसिकली इम्प्योर होता है, तो उस इम्प्योर एल्यूमिना को क्या करते हैं, तो Al2O3 हमारा जब हम इसका रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और KOH के साथ अगर हम कराते हैं तो वैसे केस में ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसमें जितने भी इम्प्यूरिटीज होती हैं वो सारे इम्प्यूरिटीज NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, वो सिर्फ जो प्योर Al2O3 है वो आपका NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 एल्यूमिना ये हमारा इम्प्योर फॉर्म में है। तो अगर हमारा इम्प्योर है इट मींस इसमें कई इम्प्यूरिटीज अवेलेबल होंगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको एक बेस स्ट्रॉन्ग बेस में जब मैं डिसॉल्व करूंगा तो जो कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, तो सोडियम एल्यूमिनेट के साथ ये वाटर की हमारा फॉर्म करेगा यहाँ पे। तो जो सोडियम एल्यूमिनेट है वो सारे प्योर एल्यूमिना के साथ तो रिएक्ट NaOH करके सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, लेकिन जो भी इसके अंदर इम्प्यूरिटीज बची हुई थी वो सभी अनरिएक्ट रह गया उस सिस्टम के अंदर। बाद में हम लोग उस सॉल्यूशन को अलग हटा लेते हैं। जब इसी रिएक्शन को आप NaAlO2 को फर्दर आप अगेन वाटर के साथ अगर आप इसको हीट करते हो तो वैसे केस में ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड देता है एंड एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड देता है। इस एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड को फर्दर हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पे इसको हीट करते हो आप, तो हीट करने से Al2O3 मिलता है, यानी अगेन वही प्योर एल्यूमिना एंड वाटर बाहर आता है। अब आप कहोगे सर ये वाले एल्यूमिना और ये वाले एल्यूमिना में क्या अंतर है, तो इतना दूर हम लोग चले गए। तो यहाँ पर जो भी इम्प्यूरिटीज थी वो सभी NaOH के साथ डिसॉल्व नहीं हुआ और ये कॉम्प्लेक्स हमारा बना। बाद में जब हमने इस कॉम्प्लेक्स को अगेन रिएक्ट करा कि जब हमने ये वाला एल्यूमिना यानी Al2O3 जब हमने ऑब्टेन किया तो ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है, यानी प्योर है, अब इसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज अवेलेबल नहीं है। अब इस प्योर एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से रिड्यूस किया जाता है। कारण है कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए इसके लिए एक सेल का इस्तेमाल हम करते हैं जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे और इसमें एक चीज हमें ध्यान देना है कि जो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, जो इस सेल का जो इनर बॉडी पार्ट होता है, इस बॉडी पार्ट से हम लोग जो ये वाला जो इनर बॉडी पार्ट है इससे हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोड बनाते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड। और जो रॉड हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और इसके अंदर एल्यूमिना यानी Al2O3 को डाला गया है। एल्यूमिना का एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और ये एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसके कारण इसके मोल्टन फॉर्म में भी अगर हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देकर अगर इसको मेल्ट भी अगर करा दें तो उसमें भी फिर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर इंसुलेटर होता है और Al2O3 कंप्लीट एक कोवलेंट नेचर का कॉम्प्लेक्स है हमारा। तो इससे बचने के लिए या फिर इसको कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पे हम लोग क्रायोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्रायोलाइट इट मींस Na3Alf6। तो क्रायोलाइट Na3Alf6 जब आप कंपाउंड का इस्तेमाल करते हो लिटिल अमाउंट में तो इस एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को भी वो डिक्रीज कर देता है और साथ में उस मोल्टन एल्यूमिना की कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाती है। कंडक्टिविटी बढ़ने के कारण जो हमारा एल्यूमिना यानी Al2O3 है ये डीसी इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम एसी करंट यानी अल्टरनेट करंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। और जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में जब हम करंट का यूज करेंगे तो ऑलवेज एक डीसी करंट होगा यानी बैटरी वाला सप्लाई होगा। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अल्टरनेट करंट नाम से ही क्लियर है, अल्टरनेट यानी इसके एक ही टर्मिनल्स पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि इंडिया में बेसिकली हम लोग यहाँ पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला एसी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जब चेंज होगा तो वैसे केस में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप डीसी करंट देते हो क्योंकि आपने क्रायोलाइट मिला रखा है तो Al2O3 मॉल्टन स्टेट में हमारा गुड कंडक्टर हो चुका है। तो ये क्या करता है कि 2Al3+ एंड 3O डबल माइनस का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो 2Al3+ है
तो चूंकि ये पॉजिटिव आयन है तो ये निगेटिव रॉड के ऊपर यानी इस वॉल के ऊपर माइग्रेट करता है, इस वॉल पे। और जो हमारा निगेटिव ऑक्सीजन होता है वो इस पॉजिटिव रॉड के ऊपर आ जाता है, यानी निगेटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव रॉड के ऊपर जाता है और जो हमारा पॉजिटिव मेटल है वो निगेटिव रॉड के ऊपर जाता है। पॉजिटिव पार्टिकल्स को हम कैटायन बोलते हैं, इसीलिए कैटायंस जहां अट्रैक्ट होते हैं उनको कैथोड कहा जाता है। सो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड दिस चार्ज्ड पार्टिकल अट्रैक्टेड ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज कैथोड। इसीलिए हम नेगेटिव रॉड को, नेगेटिव प्लेट को हम कैथोड बोलते हैं और जो ये पार्टिकल होता है इसको हम कैटायंस बोलते हैं। सो कैटायंस जिस रॉड पे अट्रैक्ट होगा वो कैथोड है हमारा। तो कैटायंस पॉजिटिव पार्टिकल्स होती हैं और जो कैथोड यानी हमारा जो रॉड होता है या इलेक्ट्रोड जिसको आप बोलते हो वो हमारा नेगेटिव रॉड होता है। वैसे ही जो नेगेटिव पार्टिकल्स होती हैं इनको हम एनायन बोलते हैं और एनायंस जिनसे अट्रैक्ट होते हैं उनको एनोड कहा जाता है, यानी जो हमारे पॉजिटिव रॉड्स होंगे वो एनोड होंगे और जो नेगेटिव रॉड्स होंगे उनको हम कैथोड बोलते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जब डिसोसिएट कर जाता है 2Al 3+ एंड 3O डबल माइनस, तो 3O डबल माइनस क्योंकि ये नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव रॉड के ऊपर अट्रैक्ट होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन आके जमा होता है O डबल माइनस के फॉर्म में। ध्यान रहे यहाँ पर जो ये जमा होता है O डबल माइनस के फॉर्म में जमा होता है। वो O डबल माइनस, अब चूंकि O डबल माइनस है यानी एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है, पकड़ रहा है वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण जो इसका चार्ज है ऑक्सीजन का वो नेगेटिव हुआ है। तो पहले जब एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है इस एनोड के ऊपर जाने के बाद। लूज करके ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। नेसेंट ऑक्सीजन इट मींस जो जस्ट अभी बना हुआ है वो अपने एटॉमिक फॉर्म में है और हमें पता है कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं क्योंकि इनके आउटर ऑर्बिट में 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके चारों तरफ होता है जिसके कारण इनकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है और ये सेल्फ कॉम्बिनेशन करके ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स से कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये बेसिकली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे ये नेसेंट ऑक्सीजन, 2 नेसेंट ऑक्सीजन आपस में मिलेगा और 3/2 O2 का फॉर्मेशन करेगा और जो ये रिलीज होगा ये एनोड के ऊपर रिलीज हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देना है कि जो हमारा एनोड रॉड बना हुआ है ये चूंकि ग्रेफाइट कार्बन रॉड का बना हुआ है और यहाँ पर रिलीज ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन उस रॉड के कार्बन को भी इफेक्टेड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण एल्युमिनियम का सिंथेसिस जब आप इस मेथड से करते हो तो ये एक कॉस्टली मेथड माना जाता है क्योंकि इसमें बार-बार इस एनोड रॉड को रिप्लेस करना हमको पड़ता है, क्योंकि हम जैसे ही नया एक रॉड लगाते हैं उस पर जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन उस रॉड के कार्बन यानी ग्रेफाइट यानी कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये रॉड हमारा बार-बार रिप्लेस करना पड़ता है। इसीलिए एल्युमिनियम का कॉस्ट थोड़ा भाग जाता है, ज्यादा हो जाता है जब आप इस प्रोसेस से बनाते हो। अब क्या है कि जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे जाके लूज हुई थी वो 2 एल्युमिनियम के जो 3+ हमारे थे तो इन्होंने इस 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया और एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में हमको यहाँ पे मिलता है यानी नीचे वाले पार्ट में नेगेटिव रॉड पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल के बाउंड्री यानी बॉर्डर जो हमारा है उसको हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है और जो डिप्ट किया हुआ रॉड है वो हमारा दोनों ही पॉजिटिव है जिसको हम एनोड इलेक्ट्रोड के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह से इस मेथड से हम एल्युमिनियम